अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम आज डायरेक्टर्स की पावर, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, पार्ट 2। कल हमने लास्ट क्लास में हमने पावर्स और ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लाइबिलिटीज़, जिसको हम बोलते हैं दायित्व। लाइबिलिटी को हम टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लाइबिलिटी टू आउटसाइडर्स या थर्ड पर्सन, बाह्य पक्षकार के प्रति दायित्व। लाइबिलिटी टू द कंपनी, कंपनी के प्रति दायित्व। थर्ड आता है क्रिमिनल या सिविल लाइबिलिटी टू द लॉ, कानून के प्रति नागरिक एवं दंडनीय दायित्व। और फोर्थ आता है लाइबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ को डायरेक्टर्स। अब पहला हम देख रहे हैं लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी या जो आउटसाइडर्स हैं उनके प्रति क्या दायित्व बनता है डायरेक्टर्स का। पहला हम लेते हैं बाह्य पक्षकारों के प्रति दायित्व, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा गर्भित आश्वासन भंग करने की दशा में। अगर कोई भी डायरेक्टर कम अपने स्कोप से बाहर, लेकिन जो कंपनी के आर्टिकल है उसके लिमिट के अंदर रहते हुए कार्य करता है, तो हम उसको बोलते हैं गर्भित आश्वासन भंग करने की दशा में। तो जो भी उसने ऐसा कार्य करा है तो उसके लिए वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। सेकेंड आता है प्रविवरण में भूल या मिथ्या वर्णन की दिशा में, जिसको अपन बोलते हैं कि अगर कोई भी डायरेक्टर जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर कोई गलती करता है, ओमिशन या मिस स्टेटमेंट देता है, तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार या जो संचालक हैं वह स्वयं जिम्मेदार ठहराए जाएंगे और वह उनका उत्तरदायित्व उन्हीं का बनेगा। नेक्स्ट, न्यूनतम अभिदान प्राप्त नहीं करने पर, आवेदन शुल्क लौटाने में असफल होने पर। अगर मान लीजिए कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के द्वारा शेयर्स को बेचा, लेकिन जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है वो नहीं मिला उसके बाद वह लोगों को जिन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट किया था उसको पैसा लौटाने में असफल रहता है, तो जो संचालक हैं वह व्यक्तिगत रूप से दायित्व उनका उत्तरदायी ठहराया जाएगा। प्रतिभूति के सूचीयन इनकारी पर, आवेदन शुल्क नहीं लौटाने पर। फेलियर टू रीपे एप्लीकेशन मनी ऑन रिफ्यूजल टू लिस्ट शेयर्स। अगर स्टॉक एक्सचेंज ने रिफ्यूज कर दिया है टू लिस्ट द शेयर्स ऑफ द कंपनी, उस सिचुएशन में भी ये पर्सनल लायबिलिटी बनती है डायरेक्टर्स की। नेक्स्ट आता है कपटपूर्ण व्यापार की दशा में, जिसे अपन बोलते हैं फ्रॉड्यूलेंट ट्रेडिंग करने पर। अगर कंपनी में ये पाया जाता है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो फ्रॉड्यूलेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं, कपटपूर्ण व्यापार कर रहे हैं, तो वह स्वयं उत्तरदायी असीमित दायित्व बन जाता है उनका और वह उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी टू द कंपनी, लायबिलिटी टूवर्ड्स कंपनी, जिससे हम कहते हैं कि अधिकारों से बाहर कार्य करने पर। अगर अल्ट्रा वायर्स एक्ट, अगर जो डायरेक्टर्स हैं वह अपने अधिकारों से बाहर जाके कोई कार्य करते हैं, तो वह जो भी नुकसान हुआ है कंपनी को उसके लिए वह पर्सनली लायबल होंगे, उनको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। सेकेंड है मालाफाइड एक्ट, जिसको हम बोलते हैं लापरवाही जिसको हम बोलते हैं दुर्भावना से कार्य करने के लिए। अगर मान लीजिए डायरेक्टर्स कार्य तो करते हैं लेकिन ईमानदारी से नहीं करते हैं पूर्णता, ठीक है, उसमें ईमानदारी की कमी पाई जाती है, तो ये क्या है, ये जो है वो मैलाफाइड एक्ट की कैटेगरी में आता है और संचालक जो भी हैं इसके पीछे उनको उत्तरदायी ठहराया जाएगा। नेक्स्ट है लापरवाही बरतने पर, छोटी छोटी गलतियां करने पर प्रतिदिन करते हैं वह, तो वह स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होंगे। फिर है प्रन्यास भंग करने पर, अगर उन्होंने कोई भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर उन्होंने भंग किया है तो वह भी उसके लिए उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। और लास्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं कर्तव्य भंग करने पर, अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अगर ऐसा देखा जाता है कि ये उनकी ड्यूटी थी लेकिन उन्होंने नहीं किया ये कार्य, तो वह व्यक्तिगत रूप से उसके लिए उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। थर्ड आता है हमारा सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी को हम बोलते हैं नागरिक या और दंडनीय दायित्व।
इसके लिए पहला पॉइंट लेते हैं, असत्य कथन युक्त प्रविवरण जारी करने पर। अगर आपने प्रोस्पेक्टस इशू करा है और उसमें अनट्रू स्टेटमेंट लिखा है तो जो भी प्रत्येक व्यक्ति जो इसके पीछे था वह इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कपटपूर्ण रूप से धन निवेश करने की लिए प्रोत्साहित करने पर, यदि कोई भी व्यक्ति जानबूझ के अथवा लापरवाही पूर्ण कथन से अथवा कपटपूर्ण वचन से दूसरों से धन निवेश हेतु प्रोत्साहित अगर उसे करता है तो उसके ऊपर धारा 447 लगाई जाएगी और वह इसके लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट आता है आवेदन शुल्क के अधिक्रय को नहीं लौटाना। अगर यदि कोई भी अधिकारी ऐसी त्रुटि करेगा तो उसको ऊपर 1000 रुपये प्रतिदिन, अधिक से अधिक 1 लाख रुपए, जो भी दंडनीय कम होगा उसके ऊपर लगाया जाएगा। फिर आता है फेलियर टू फाइल रिटर्न ऑन अलॉटमेंट। जो भी है आवंटन विवरण, जो अलॉटमेंट मनी था, अगर वह उसके अंदर भी ऐसी कोई गलती करता है और उसको नहीं दे पाता है तो भी उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। फिर है स्कंद विनिमय केंद्र में सूचन हेतु आवंटन नहीं करने पर, फेलियर टू मेक एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्टॉक एक्सचेंज। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए या दोनों उसके ऊपर हर्जाना सजा के साथ लगाया, 1 साल की सजा के साथ लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, अंश या ऋण पत्र प्रमाण पत्र की निर्धारित समय में सुपुर्दगी नहीं करने पर। अगर ऐसी त्रुटि करने पर प्रत्येक दोषी अधिकारी को कम से कम 10,000 तक का और अधिक से अधिक 1 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड उसके ऊपर लगाया जा सकता है, अगर वो शेयर्स और डिबेंचर सर्टिफिकेट नहीं देता है जैसे ही ट्रांसफ़र या अलॉटमेंट किया गया है। नेक्स्ट, concealing the name of the creditors at the time of reduction of capital, जिसको अपन बोलते हैं पूंजी कम करने के समय लेनदार आदि के नाम को छुपाना। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर सेक्शन 447 लगाई जाती है उन डायरेक्टर्स के ऊपर। नेक्स्ट है फेलियर टू फाइल पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस विद द रजिस्ट्रार। अगर जो प्रभार हमने पढ़ा था चार्जेस, अगर वो फेल हो जाता है तो 6 महीने की सज़ा, 25,000 तक का जुर्माना उसके ऊपर डायरेक्टर के ऊपर लगाया जाएगा। नेक्स्ट, वार्षिकी विवरण फाइल नहीं करने पर। अगर वह अपने एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करता है, वार्षिक साधारण सभा नहीं करवाता है, जो एजीएम में उसको होल्ड नहीं करता है, फिर उसके बाद है जो फेलियर टू फाइल कॉपीज ऑफ सर्टेन रिजोल्यूशन एग्रीमेंट एंड एक्सप्लोरेटरी स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार। संकल्प, ठहराव या कोई भी व्याख्यात्मक विवरण आदि जो रजिस्ट्रार को देना था और उसने नहीं दिया है। फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज। जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर करा और उसके 30 डेज के अंदर अगर आपने लाभांश नहीं दिया है लोगों को। फेलियर टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उचित लेखा पुस्तक आपने डायरेक्टर्स ने अभी नहीं रख रखी हैं। फिर उसके बाद फेलियर टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया। फिर है वार्षिक विवरणी सभा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं करने पर। अगर जो हमारी एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है और डायरेक्ट जो कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वहाँ पर नहीं रखती है, उसके साथ फेलियर टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े होंगे, अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या लेखांकन मानक है उनको फॉलो नहीं करती है। फिर है वित्तीय विवरण के साथ संचालक मंडल के प्रतिवेदन तथा संचालकों के दायित्व विवरण को संलग्न नहीं करती है। अगर जो फेलियर टू अटैच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट नहीं लगाती है। वित्तीय विवरण के प्रति रजिस्टर को फाइल नहीं करने पर। फेलियर कॉपी टू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू फाइल विथ रजिस्ट्रार। फिर है कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पावर को, अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर अपनी बियॉन्ड जो भी लिमिट है उससे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूट कर देती है। उसके बाद है फॉर एंट्रिंग इनटू फॉरवर्ड डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। जो फॉरवर्ड डीलिंग होती है वायदे का सौदा, उसमें अगर वो बिजनेस करती है। और नेक्स्ट है फॉर एंट्रिंग इनटू इनसाइडर्स ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग में भी अगर वो करती है, आंतरिक सूचना आधारित सौदे करती है। फेलियर टू असिस्ट रजिस्ट्रार और जिसको बोलते हैं एनी ऑथोराइज्ड पर्सन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर जो रजिस्ट्रार अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी को लेखा पुस्तक आदि के निरीक्षण नहीं कराने पर 500 रुपये तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। अधिकरण द्वारा अंशों के निर्गमन तथा
प्रतिभूतियों के अंतरण पर लगाए गए प्रतिबंधों का अनुपालना नहीं करने पर, जिसको अपन बोलते हैं फेलियर टू कंप्लाई विद द रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं और आपने उसको फॉलो नहीं किया है, ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल ने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया था और आपने उसको फॉलो नहीं किया है। फिर है एक्टिंग एज मैनेजिंग डायरेक्टर आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द ट्रिब्यूनल, आपको ट्रिब्यूनल ने हटा दिया था, उसके बाद भी आप प्रबंध संचालक या संचालक के पद पर कार्य कर रहे हैं। कंपनी शोधन क्षमता, कोई झूठी घोषणा करना, गलत डिक्लेयर करना कि कंपनी सॉल्वेंट है अभी, अगर उसकी घोषणा कर देते हैं। झूठे विवरण, प्रतिवेदन, प्रमाण पत्र देना, झूठे अगर साक्ष्य आपने दिए हैं। अनुचित तरीके से कंपनी की संपत्ति को रोकने पर अगर आपने ऐसा कोई कार्य किया है, तो ये सारे आते हैं सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज टू द एक्ट। फिर लास्ट हमारा आता है लायबिलिटीज फॉर एक्ट्स ऑफ को डायरेक्टर्स। अब को डायरेक्टर्स क्या होते हैं? साथ वाले डायरेक्टर्स। तो अब इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी संचालक जो है अपने सह संचालकों का ना तो एजेंट है और ना ही नौकर है। ठीक है, आपको एग्जाम में ये स्टेटमेंट आ जाएगा तो आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, जिसमें हम बोलते हैं ना तो वो क्या है, एजेंट है उनका, ना ही वो उनका नौकर है। अतः सामान्यतः कोई भी संचालक अपने सह संचालकों के कार्य के लिए कभी भी उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन ये जो पॉइंट्स अब हम पढ़ेंगे वहाँ पर वह उसके लिए उत्तरदायी होता है अगर यदि सह संचालक अन्य संचालकों की जानकारी में कोई कार्य करता है, यदि कोई संचालक मंडल पर उस सभा में भागीदारी करता है जिसमें उस चीज़ का अनुमोदन किया जा रहा था, यदि संचालक मंडल में उस सभा में भागीदारी करता है जिस सभा में उस सभा के सूक्ष्म का अनुमोदन किया गया है और उसमें किसी सह संचालक के कार्य का अनुमोदन किया गया है, और यदि संचालक किसी सह संचालक द्वारा किए गए कार्य पर अपनी सहमति दे देता है, तो वह डायरेक्टर जिम्मेदार होगा अपने सह संचालक के कार्य के लिए भी। अब आपको इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स इन डिटेल्स, ये जो 4 पॉइंट हमने पढ़े हैं आपको ये एक्सप्लेन करने हैं। थैंक यू सो मच।